वेलकम बैक एवरीवन। हम पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ रहे थे। हमने पूरा देख लिया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन कंट्रीब्यूट करता है जो बढ़ाएगा और कौन कंट्रीब्यूट करता है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कराएगा। आज हमको स्टार्ट करना है ग्रोथ मॉडल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। Growth models. Does the growth of a population with the time show any specific or predictable pattern? क्या जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो टाइम के साथ साथ कोई एक स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल जो हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऐसा कोई पैटर्न दिखाता है? वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट द अनब्रिडल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or so some restraints on the growth। कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और हमारी कंट्री पे उसका क्या इम्पैक्ट है। तो क्या हम इस चीज़ के लिए और ज़्यादा क्यूरियस हैं कि बाकी जो नेचर में और ज़्यादा एनिमल्स जो हैं तो क्या उनकी पॉपुलेशंस भी ऐसे ही बिहेव करती हैं जैसे हम करते हैं या कुछ अलग तरीका वो शो करती हैं। Perhaps we can learn lesson or two from the nature on how to control population growth। फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब ग्रोथ मॉडल्स में दो ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हैं हम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। पहला है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस। रिसोर्सेज में क्या एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, फूड और स्पेस। अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेंडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। मतलब रिसोर्सेज में फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ करानी है। आइडियली जब रिसोर्सेज हैबिटेट में अनलिमिटेड है तो हर एक स्पीशीज़ के पास एबिलिटी है कि वो अपनी फुल्ली जो पूरा उसका पोटेंशियल है वहाँ तक ग्रो कर सके इन अ नंबर। मतलब मान लो कि ये यहाँ पे रिसोर्सेज है और उसको कंज्यूम करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 3 4 5 इस पॉपुलेशन में इतने लोग हैं और रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो हर एक मेंबर क्या करेगा, अपना पूरा पोटेंशियल लगा देगा, अपना नंबर इंक्रीज़ कर देगा, मतलब अपनी पूरे फुल पोटेंशियल से अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा वहाँ पे। एज डार्विन ऑब्जर्व, जैसे कि डार्विन ने ऑब्जर्व करा है वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जब उन्होंने डेवलप करी, देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। इफ़ इन अ मतलब ये कह रहे हैं कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन है एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ बढ़ती ही जा रही है, उसे किसी चीज़ की लिमिटेशन है ही नहीं, सिर्फ उसका काम है बढ़ना। इफ़ इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ साइज n, the birth rate, not total number but per capita as in are represented as B and the death rate again per capita death rate as D। अब यहाँ पे इन्होंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, B से बर्थ रेट और D से डेथ रेट, दैन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द n ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड। तो इसको ऐसे इन्होंने दिखाया कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन की डेंसिटी में विद टाइम। n क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी, dt क्या है मतलब पर टाइम, तो b माइनस डी इंटू एन। लेट बी माइनस डी इज इक्वल्स टू आर, तो बी और माइनस डी को उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, आर। आर को हम बोलते हैं इंट्रेंसिक रेट। डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। तो क्या आया, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो हुई पर टाइम इज इक्वल्स टू आर एन, मतलब पॉपुलेशन का साइज जो था इंटू इसका इंट्रेंसिक रेट। The R in this equation is called the intrinsic rate of the natural increase and is very important parameter chosen for assigning impact of any biotic और abiotic factor on a population growth। अभी R को इन्होंने बता दिया, R इस इक्वेशन में क्या है, इंट्रेंसिक रेट, जो बहुत किस चीज़ का इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सिर्फ इंट्रेंसिक रेट नहीं है, पूरा नाम इसका इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये चूज़ करने के लिए कि इसका इम्पैक्ट किसी भी बायोटिक या ए बायोटिक कंपोनेंट का क्या असर पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ पे। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज़, कि आर वैल्यूज़ का क्या मैग्नीट्यूड रहता है। फॉर द नॉर्वे रेट, जो नॉर्वे रेट है उनकी पॉपुलेशन के लिए आर जो है 0.015 है और फ्लोर बीटल के लिए वहाँ पे 0.12 है। अगर हम बात करें 1981 में जो आर वैल्यू है ह्यूमन पॉपुलेशन की इंडिया में कितनी थी, 0.0205। और अभी क्या होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट इन सब से निकाल कर। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल फॉर द और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है जो पहली इक्वेशन वहाँ दी गई है वो किसके लिए दी गई है, एक्सपोनेंशियल के लिए, क्योंकि हम पढ़ ही रहे थे क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पढ़ रहे हैं और साथ साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं या ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न भी कहते हैं। एंड रिजल्ट इन अ जे शेप कर्व व्हेन वी प्लॉट एंड इन रिलेशन टू द टाइम। और कैसा कर्व मिलता है हमें, ये जे शेप कर्व मिलता है जब हम उसको प्लॉट करते हैं विद टाइम।
दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ है ये? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में कौन सा ग्राफ मिलता है हमें? जे शेप। Curve when we plot n in relation to the time. If you are familiar with the basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth. ये क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन जो थी ऊपर, उसकी कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब एन टी क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी टाइम टी, और पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ज़ीरो। ये हम सब पढ़ते हैं, ये हमें कैलकुलस, हम फिजिक्स में यूज ही होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई क्या है यहाँ पे? बेस ऑफ द नेचुरल लोगैरिथम। Any species growing exponentially under unlimited resources condition can reach enormous population density in a short time. मतलब अगर कोई भी स्पीशीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, मतलब वहाँ उसके पास किसी भी रिसोर्सेज की कमी है ही नहीं, फुल अपने पूरा पोटेंशियल लगा के वो वहाँ ग्रो कर लेते हैं और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेते हैं एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल जैसे कि एलिफेंट कुड रीच एनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स। डार्विन ने ये भी दिखाया है कि स्लो ग्रोइंग एनिमल जैसे कि एलिफेंट जो बहुत धीरे ग्रो करते हैं, वो तक अपना नंबर कैसे इंक्रीज कर लेते हैं अगर वहाँ पे कोई चेक्स ना हो। चेक्स मतलब उनका कोई प्रीडेटर नहीं है, कोई उन पर कंट्रोल रखने वाला नहीं है, उनको किसी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, सारी कंडीशन उनके लिए फेवरेबल है, तो वो भी अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करते हैं? एकदम पीक पे करते हैं। The following is an antiquote of the popularly narrated to demonstrate dramatically how a fast-huge population could build up and growing exponentially. अभी पूरी कहानी बता रखी है कि कैसे एक्सपोनेंशियली चीज़ें वहाँ पे ग्रो करती है। कि एक किंग था, उसका मिनिस्टर था, वो चेस गेम के लिए बैठे, तो किंग कॉन्फिडेंट था कि वो गेम जीत ही जाएगा, वॉज रेडी टू एक्सेप्ट एनी बेट प्रपोज बाय द मिनिस्टर, और उसने जो भी मिनिस्टर कोई भी बेट देगा, जो शर्त लगेगा, वो उसे मंजूर थी। द मिनिस्टर हम्बली सेड दैट इफ़ ही वॉन, अगर वो जीता तो उसे क्या चाहिए? उसे कुछ गेहूं के दाने चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ विच ही वॉज टू बी कैलकुलेटेड बाय प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड 1 grain इन स्क्वायर 1। अब उसने क्या किया? वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? उसकी क्वांटिटी कितना चाहिए? चेस बोर्ड पे रख के 1 grain को एक स्क्वायर में, फिर देन 2 इन द स्क्वायर 2, फिर दो दूसरे स्क्वायर में 4 स्क्वायर 3 में, 8 स्क्वायर 4 में, एंड सो ऑन। मतलब हर स्क्वायर पे जाने पे उसकी क्या होगी? उस अमाउंट की डबलिंग होती जाएगी, उसका स्क्वायर होता जाएगा। तो ईच टाइम द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ द वीट ऑन द नेक्स्ट स्क्वायर एंटिल ऑल द 64 स्क्वायर्स वर फिल्ड। जब तक सारे 64 स्क्वायर्स फिल ना हो जाए, उसकी हर स्क्वायर पे जाने के टाइम क्या होती जाएगी? उसका पहले वाली अमाउंट का स्क्वायर होता जाएगा। द किंग एक्सेप्टेड द सीमली सिली बैट एंड स्टार्टेड गेम। किंग ने ये बेवकूफ़ वाली जैसी सिली सी बैट एक्सेप्ट कर लिया और गेम स्टार्ट कर दिया, बट अनलक्कीली फॉर हिम उसके लिए क्यों था? क्योंकि मिनिस्टर जीत गया। द किंग फेल डेट फुलिंग द मिनिस्टर्स बैट वॉज सो इजी कि मिनिस्टर की शर्त को क्या करना? फुलफिल करना बहुत आसान है। ही स्टार्टेड विद सिंगल ग्रेन ऑन द फर्स्ट स्क्वायर। उसने ये हमारा पूरे यहाँ पे 64 होता है, पहले उसने यहाँ पे 1 grain रखा, एंड प्रोसीड टू फिल द अदर स्क्वायर फॉलोइंग द मिनिस्टर सजेस्ट प्रोसीजर। फिर अगले पे गया, फिर यहाँ 2, फिर अगले पे गया, फिर यहाँ 4, फिर अगले पे ऐसे करते करते वो रखता चला गया। बट द टाइम ही कवर द हाफ द चेस बोर्ड, जब तक सिर्फ उसने हाफ ही चेस बोर्ड कवर करा था, उसने रियलाइज़ करा कि दिस में दैट ऑल द वीट प्रोड्यूस इन इज एंटायर किंगडम पूल टुगेदर वुड स्टिल बी इनएडुकेट टू कवर ऑल द 64 स्क्वायर्स। जैसे जैसे वो फिल करता गया, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके राज्य में जितना भी गेहूँ उगता है वो भी कम पड़ जाएगा उन 64 स्क्वायर्स को फिल करते करते। नाउ थिंक ऑफ अ टाइनी पैरामीशियम स्टार्टिंग विद जस्ट वन इंडिविजुअल एंड थ्रू बाइनरी फिजन डबलिंग इन नंबर एवरी डे, एंड इमेजिन what a mind-boggling population size it would reach in 64 days। और तुम क्या दे रहे हो? वहाँ पे फूड और स्पेस अनलिमिटेड है। तो इन्होंने ये बताया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस लेवल पे जाके, कितने हाई लेवल पे होती है। तो उन्होंने यहाँ पे पहले वीट से समझाया, फिर उसके बाद उन्होंने नीचे पेरीमीशियम के एग्जांपल दिया कि ये हमारा पेरीमीशियम होता है, फिर उसमें बाइनरी फिजन होगा, 2 पेरीमीशियम बन जाएंगे, फिर इनमें होगा। तो 64 डेज़ में उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पहुँचेगी? और जब कहाँ पहुँचेगी? जब पॉपुलेशन के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, खाना भी अनलिमिटेड है और स्पेस भी अनलिमिटेड है। तो ये पूरा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में हमने ये देखा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का हमें ये बताती है जब रिसोर्सेज और स्पेस
रिसोर्सेज में भी बेसिकली क्या, फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड हो तो हर एक पॉपुलेशन अपना पीक लेवल अटेन करती है, अच्छे से एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है या फिर ज्योमेट्रिक फॉर्म में ग्रो करती है। और जब हम वो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जे शेप का वहाँ पे कर्व मिलता है। और हमने इसकी इक्वेशन देखी, dN/dt इज इक्वल्स टू RN। आर क्या था वहाँ पे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है? नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज़ इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज। क्या कह रहे हैं कि कोई भी पॉपुलेशन स्पीशीज़ में नेचर में उसका कोई भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते रहें। दिस लीड्स टू अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या होता है वहाँ पे, कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। लिमिटेड रिसोर्सेज है, अब उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो फिटेस्ट होगा उसमें से वो उसको यूज़ करेगा और वही सर्वाइव कर पाएगा और वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्री हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट्स विद अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशंस ग्रोथ। तो उन्होंने क्या करा है, ऐसे ही इस चीज़ को देखते हुए उन्हें बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स इंट्रोड्यूस करें ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number। कि अगर नेचर में एक जो गिवन हैबिटेट है वहाँ पे इनफ रिसोर्सेज हैं ताकि सपोर्ट किया जा सके मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को। अगर बियॉन्ड विच उसके हम आगे जाए, नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल, तो उसके आगे जाने पर उस नंबर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर के अगर हम आगे पहुंच जाएं तो वहाँ पे फिर कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड द लिमिट एज अ नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी दैट इज स्पीशीज इन द हैबिटेट। तो हम क्या कह रहे हैं, हम इस चीज़ को मैक्सिमम नंबर को, कि मैक्सिमम नंबर क्या है जो नेचर ने अलाउ करा है कि अगर तुम यहाँ तक ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है, मेरी कैरिंग कैपेसिटी है, मैं इतना ही कैरी कर सकता हूँ। अगर तुम इसके बियॉन्ड जाओगे तो कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ तुम्हें वहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। तो ये क्या चीज़ हुई इस नेचर की, कैरिंग कैपेसिटी, कि वो इतना ही कैरी कर सकता है, इसके अलावा वो नहीं कर सकता। A population growing in a habitat with limited resources, so initially a lag phase। अभी समझा रहे हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में ग्रोथ कैसे होती है। जो एक पॉपुलेशन है ग्रो कर रही है हैबिटेट में, वहाँ क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इनिशियली क्या आएगी, लैग फेज आएगी। मतलब वहाँ पे क्या लगेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, धीरे 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 ग्रो करेगी। फॉलोड बाय द फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद क्या आएगी, एक्सेलरेशन फेज, जब वो पीक पे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी लेकर वहाँ पे ग्रो करी होगी। एंड डिक्लेरेशन एंड फाइनली अ एसिम्प्टोट। फिर क्या आएगा, डी एक्सेलरेशन आएगा, मतलब उसकी ग्रोथ होना कम हो जाएगी, और एसिम्प्टोट मतलब फिर एक कांस्टेंट स्टेबिलिटी वो अटेन कर लेगी। When the population density reaches the carrying capacity, जब population density carrying capacity तक रीच कर जाती है, that is asymptote। अब प्लॉट, अब देखो यहाँ से यहाँ लिखा है इन्होंने और ये क्वेश्चन पूछते हैं when k इज इक्वल्स टू n, तो क्या कंडीशन बनती है, एसिम्प्टोट कंडीशन बनती है। उन्होंने बता दिया है पॉपुलेशन डेंसिटी जब कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुँच जाए तो एसिम्प्टोट कंडीशन आती है। और ये पूछा गया है ये यहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ से आ भी सकता है। अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम, जब हम एन को प्लॉट करते हैं टाइम के रिलेशन में तो क्या मिलता है हमें, सिग्मॉइड कर्व मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है ग्रोथ मॉडल्स, PYQ देखना वहाँ पे तुम्हें मिलेंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इक्वेशन से पूछे गए हैं, ग्राफ से पूछे गए हैं, पूछा जाता है बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि कौन सी करेक्ट इक्वेशन है, किसको क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन क्या है, लॉजिस्टिक की इक्वेशन क्या है, ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड द वर्ल्ड स्पर्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या कहा जाता है इसको, वर्ल्ड स्पर्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है, किसको, लॉजिस्टिक ग्रोथ को ही। एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ऐसे, dN/dt इज इक्वल टू RN k माइनस एन अपॉन के। ये ज़रूर याद रखना, k माइनस एन अपॉन के, ये हर बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से हर बार पूछा ही जाता है। तो dN/dt इज इक्वल टू RN, अगर इतने की बात की जाए ये क्या थी, एक्सपोनेंशियल। अब k माइनस एन अपॉन के लग गया तो वो क्या बन गई हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ। कौन सी, वर्ल्ड स्पर्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ हमारी बन गई, और उसकी इक्वेशन जहाँ पे n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। सिंस रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, की रिसोर्सेज क्या है, बहुत फाइनाइट है और लिमिटिंग है सूनर और लेटर, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या है, उसको ज़्यादा रियलिस्टिक वन कहा गया है कि यही जो ग्रोथ मॉडल है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और यही देखने मिलता है। अब ये कह रहे हैं आप गवर्नमेंट से डाटा कलेक्ट करें, सेंसस का, पब्लिक फिगर का लास्ट 100 ईयर्स में, और आप प्लॉट करके देखें कि आपको कौन सा ग्रोथ पैटर्न मिलता है।
लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। अब हम चलते हैं आगे और दैट इज़ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, कि लाइफ की हिस्ट्री क्या है और क्या क्या वेरिएशंस हमने देखी उसमें। पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। पॉपुलेशन क्यों इवॉल्व करती है? ताकि जो उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको मैक्सिमाइज कर सके और बढ़ा सके, ऑल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस। और इसी क्या कहा जाता है? इसी को डार्विन फिटनेस भी कहा जाता है। तो पॉपुलेशन क्वेश्चन पूछ ले, पॉपुलेशन क्यों इवॉल्व करती है? टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, एकदम मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए, इसलिए पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को डार्विन फिटनेस भी कहा जाता है, हाई आर वैल्यू। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पूछ ले क्वेश्चन कि अगर डार्विन फिटनेस की बात की जाए, आ जाए क्वेश्चन कि डार्विन फिटनेस में क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू हाई होगी, आर की वैल्यू लो होगी, आर की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो होगी, और आर की वैल्यू पे, और फोर्थ ऑप्शन आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से कुछ भी ऑप्शन दे। अब जिसने लाइन टू लाइन पढ़ा है कि पॉपुलेशन इवॉल्व होती है अपने मैक्सिमाइज करने के लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस को, और उसी को डार्विन फिटनेस कहते हैं, और उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? हाई आर वैल्यू की ज़रूरत है। तो क्या चल जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ हाई आर वैल्यू इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। और कहाँ पे? उस हैबिटेट में जहाँ पे वो रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की डार्विन फिटनेस के लिए क्या चाहिए? हाई आर वैल्यू। अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टूवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। जब उसके ऊपर कोई प्रेशर होता है, हम अपने ऊपर देख लो, जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर होता है किसी काम का, तो हम उस काम को और एफिशिएंटली करते हैं, नहीं हमें ये काम करना ही करना है, हमें ये परफॉर्म करना ही करना है। ऐसी जब पॉपुलेशन पे, जब स्पीशीज़ पे प्रेशर होगा कि नहीं उसे इवॉल्व करना ही है, उसे नेचर में सर्वाइव ही करना है, तो क्या होता है? जितना एफिशिएंट, जितना अच्छे से अच्छा वो रिप्रोडक्टिवली स्ट्रैटेजी होती है वो उनके अंदर आती है। तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम्पल्स याद रखने। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे कि ये पैसिफिक सैल्मन फिश एंड द बैम्बू। कौन है? पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और ऐसे बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो अपनी लाइफ टाइम पे बहुत बार ब्रीड करती हैं, जैसे कि मैमल्स एंड द बर्ड्स। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है और, कि कुछ प्रोड्यूस करती हैं लार्ज नंबर में स्मॉल साइज़ के ऑफस्प्रिंग्स। अब देखो, उन्होंने क्या करना है? अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस मैक्सिमाइज कर ली, तभी तो उन्होंने क्या करा? लार्ज नंबर के ऑफस्प्रिंग्स आए, लेकिन स्मॉल साइज़ के, जैसे कि ऑयस्टर और प्लेगिक फिशेस। वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्मॉल नंबर में लेकिन लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे कि बर्ड्स और मैमल। तो देखो, जब लार्ज नंबर आ रहा है मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस मैक्सिमम लेवल पे। तो ये कौन सी स्पीशीज होती है? आर सिलेक्टेड स्पीशीज, इनको कहा जाता है आर सिलेक्टेड। और जिनको नेचर सिलेक्टेड, जिनकी मतलब वहाँ पे लार्ज साइज के ऑफस्प्रिंग्स हैं लेकिन नंबर कम है, स्मॉल नंबर वाले होते हैं के सिलेक्टेड। ये हमें याद रखना होता है, ये PYQ पूछा गया है कि आर सिलेक्टेड कौन होता है और के सिलेक्टेड कौन होता है। तो आर सिलेक्टेड वो होते हैं जिनका नंबर ज़्यादा होगा लेकिन साइज़ छोटा होगा, और के सिलेक्टेड वो होते हैं जिनका क्या ज़्यादा होगा? साइज़ बड़ा होगा और नंबर कम होगा, which is described for maximizing fitness. Ecologists suggest that the life history trait of organisms have evolved in relation to the constraint imposed by the abatic and batic component of the habitat in which they live. अब ये क्या कह रहे हैं? इकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट है ऑर्गेनिज्म का, वो किसके साथ इवॉल्व हुआ है? कि एबाटिक और बैटिक कंपोनेंट जो उनके हैबिटेट में है, उनमें रह रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ता है। Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by the ecologist. तो जो evolution है life history traits का in different species में, एक ongoing important topic है जिसपे बहुत सारी researches चल रही हैं, conduct की जा रही हैं ecologist द्वारा। तो यहाँ पे हमने ये पूरा कंप्लीट करें, अपने ग्रोथ मॉडल्स भी देखे और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल देखा। लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला ज़्यादा रियल है, ज़्यादा जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वही करता है। फिर हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन देखी कि हमने इसमें देखा कि डार्विन की फिटनेस का भी वही मतलब है कि जो पॉपुलेशन है अपनी मैक्सिमम इवॉल्व करेगी ताकि वो अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमम लेवल तक अटेन कर सके।
उसको मैक्सिमाइज कर सके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कैसे करती है? Population interaction. Can you think of any natural habitat on earth that is inhabited just by a single species? क्या तुम सोच सकते हो नेचुरल हैबिटेट में पूरे अर्थ में कोई अकेला रहता हो, अकेले एकदम? देयर इज़ नो सच हैबिटेट। कोई ऐसी सिचुएशन जो कि ये चीज़ को हम कन्विंस हो जाए इस चीज़ से कि वो वहाँ कोई भी हमें स्पीशीज़ या उस स्पीशीज़ का मेंबर अकेले पाया जाए। फॉर एनी स्पीशीज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन और मोर स्पीशीज़ ऑन विच इट कैन फीड। एक किसी भी स्पीशीज़ के लिए मिनिमल रिक्वायरमेंट ये है कि उसे अपने से अलावा एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ तो चाहिए जिसको वो फीड कर सके। इवन अ प्लांट स्पीशीज़ विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। इवन जो प्लांट स्पीशीज़ अपना खाना खुद बनाती है वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स। उसे सॉइल माइक्रोब्स चाहिए क्या तोड़ने के लिए? ऑर्गेनिक मैटर तोड़ने के लिए सॉइल में। इन रिटर्न इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड देन हाउ विल प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट? और एनिमल ही नहीं होगा तो पॉलिनेशन कैसे मैनेज करेंगे? तो इन सबसे हमें ये समझ आया कोई भी स्पीशीज़ अकेले नहीं रह सकती। उसकी मिनिमल रिक्वायरमेंट ये है अपने के अलावा उसे एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ चाहिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. अकेले वो नहीं रह सकते, उन्हें आपस में इंटरेक्ट करना ज़रूरी है अलग अलग तरीके से ताकि वो क्या बना सके? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना सके। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज़ मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट। जो मिनिमल कम्युनिटीज़ हैं, बहुत थोड़ी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे भी लिंकेज रहती है। ऑल्दो ऑल में नॉट बी रीडली अपरेंट कि हाँ ज़रूरी नहीं है वो एक साथ एकदम डायरेक्टली तुमको दिख जाए, बट देयर इज़ अ लिंक बिटवीन दैम। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। अब जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो कैसे आता है? वो आता है जब दो पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज़ की आपस में इंटरेक्ट करें, दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक। हमें पता ही है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्ड करता है सेम एटम सेम मॉलिक्यूल में ही उसी में आपस में, दैट इज़ इंट्रा। और जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज़ इंटर। तो वही जब दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं तो इंटर स्पेसिफिक है वो इंट्रैक्शन होगा, जब सेम होगी दैट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक। दे कुड बी बेनिफिशियल। जो अभी इंट्रैक्शन है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है उनके लिए, डेट्रीमेंटल घातक भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है, और न्यूट्रल ना कुछ नुकसान ना कुछ फ़ायदा, नीदर हार्म नॉट बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीशीज़ और बोथ। ये चीज़ें दोनों के लिए हो सकती हैं या एक के लिए भी लग सकती है। Assigning a plus sign for the beneficial interaction and negative sign for detrimental and 0 for the neutral interaction। अब हमने साइन दे दिया प्लस है तो वहाँ पे उसको बेनिफिट हो रहा है, हमने नेगेटिव दे दिया तो वहाँ पे उसका क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है। और जब हमने उसको 0 असाइन किया दैट इज़ न्यूट्रल, वहाँ पे उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं, ना बेनिफिट ना हार्म। लेट अस लुक ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अब देखते हैं जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं। ये टेबल में इन्होंने पूरा रिप्रेजेंट किया है स्पीशीज़ ए एंड स्पीशीज़ बी। अब देखो इसको भी फ़ायदा इसको भी फ़ायदा, दोनों को फ़ायदा, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। ए स्पीशीज़ को नुकसान, बी दूसरी स्पीशीज़ को भी नुकसान, दैट इज़ कॉम्पिटिशन। ए पॉजिटिव, एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरी को नुकसान हो रहा है, दैट इज़ प्रेडेशन, मतलब शिकार। एक खाएगा उसको फ़ायदा, जिसको खाया जाएगा वो उसका नुकसान है, दैट इज़ अब एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। ऐसा और कहाँ देखने मिलता है? पैरासिटिज्म में भी देखने मिलता है। एक को फ़ायदा है लेकिन दूसरे पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, दैट इज़ कमेंसलिज्म। अब एक का नुकसान हो रहा है दूसरे पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, दैट इज़ अमेंसलिज्म। तो ये सारे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। बोथ द स्पीशीज़ बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म। दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है म्यूचुअलिज्म में और दोनों का ही नुकसान होता है कॉम्पिटिशन में, इन द इंट्रैक्शन विद ईच अदर। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट म्यूचुअलिज्म और लूज कहाँ पे हो रहा है? कॉम्पिटिशन में। इन बोथ द पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन। जब पैरासिटिज्म और प्रिडेशन की बात की जाती है, एक स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है पैरासाइट का और प्रिडेटर का। किसका फ़ायदा होगा? पैरासाइट जो उसके ऊपर रह रहा होगा और प्रिडेटर जो शिकार करेगा। एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल, नुकसानदायक घातक किसके लिए होता है? दूसरी स्पीशीज़ के लिए जो होस्ट है, मतलब जिस पे पैरासाइट रह रहा है वो होस्ट, और प्रे जिसका शिकार हो रहा है। Now the interaction where one species is benefit and others neither benefited nor harmed। ऐसा इंट्रैक्शन जहाँ पे एक का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे का है ना ही कोई फ़ायदा है और ना ही कोई नुकसान है, उसे कहते हैं हम कमेंसलिज्म।
अब नेक्स्ट है एमेंसिलिज्म, जहाँ पे एक तरफ तो एक स्पीशीज़ का हार्म होता है और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। तो प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंट्रैक्शन स्पीशीज लिविंग क्लोजली टुगेदर। अब ये यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और पूछे भी गए हैं, देखना कि जो प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों कैसे रिलेटेड है? क्योंकि इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो स्पीशीज़ है, दोनों स्पीशीज़ बहुत क्लोजली रहते हैं, दैट दे लिव क्लोजली टुगेदर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कॉमन है? द इंटरैक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर। नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या है? What would happen to all the energy fixed by the autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant? उस सारी एनर्जी का क्या होगा जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ने, मतलब प्लांट्स ने बना के फिक्स की गई है थ्रू फोटोसिंथेसिस, अगर कोई भी जानवर उस एनर्जी को खाए ना। तो you can think of the predation as nature's way of transferring to a higher tropic level of energy by the fixed by the plants. अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ ले कि ऐसा नेचर का ऐसा क्या तरीका है जिससे वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो प्लांट फिक्स करते हैं, दैट इज प्रिडेशन। कि प्रिडेशन नेचर का वो तरीका है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो कि प्लांट्स ने फिक्स की गई है। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर, जब हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में सोचते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या हम समझते हैं अपने दिमाग में? टाइगर और डियर। दैट रियली कम्स टू अवर माइंड। जो हमारे दिमाग में आते हैं सबसे पहले यही आते हैं कि टाइगर और डियर के बारे में। बट अ स्पैरो, जो एक छोटी सी चिड़िया स्पैरो, और वो कोई बीज भी कार्य, सीड इज़ नो लेस देन अ प्रीडेटर। वो भी एक प्रीडेटर ही है, प्रीडेटर से कम नहीं है। ऑल द एनिमल ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवोर। ऑल दो, हालांकि जो जानवर प्लांट्स को खाते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है हर्बीवोर्स के फॉर्म में। दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो हर्बीवोर जो नाम दिया गया है उनको एक ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, वो भी एक प्रीडेटर ही है, वो प्रीडेटर से डिफरेंट नहीं है। बिसाइड एक्टिंग एज अ कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। अब कंडुइट्स मतलब जो किसी चीज़ को आगे कंडक्ट करा रहा है, ट्रांसफ़र करा रहा है। तो कंडक्ट्स के काम करने के अलावा, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के अलावा, प्रीडेटर एक दूसरा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं? अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। द कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल, और ये पूछा भी गया है शायद। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उनके और क्या क्या काम है। एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरा क्या है, वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। बट फॉर प्रीडेटर, प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। अगर प्रे स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा ले, तो क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। When certain exotic species are introduced to geographical area, they become invasive and start spreading fast because they invade the land does not have its natural predator. अभी कह रहे हैं अगर कुछ exotic species बाहर से उठा के लाई जा रही हैं, species उनको introduce किया जा रहा है हमारे geographical area में, तो वो क्या हो जाएंगी? invasive हो जाएंगी। तो जो हमारे प्रीडेटर्स हैं उनका इसके अलावा, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के अलावा, उनका एक और रोल है। क्या करते हैं? वो प्रे की स्पीशीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं। अगर प्रे की स्पीशीज़ अपनी बढ़ा ले, बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ कर दे, तो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जब कुछ सर्टेन एक्जॉटिक स्पीशीज़ को अगर इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे जियोग्राफिकल एरिया में, तो वो क्या हो जाएंगे? इन्वेजिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इन्वेजिव हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि उनका वहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर प्रेजेंट ही नहीं है। दैट इन्वेडेड द लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स। द प्रिकली पर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s। अब इसका एग्जाम्पल उन्हें दिया हुआ है। cause havoc by spreading rapidly into million of hectares of the Greenland। कि जो 1920 में प्रिकले पर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टर्स में स्प्रेड हो गया। क्यों स्प्रेड हो गया? अब क्योंकि उसका नेचुरली कोई प्रीडेटर ही प्रेजेंट नहीं था, तो उससे क्या आएगी? इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आएगी। फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्राउट अंडर कंट्रोल।
फिर कैसे उस इन्वेजिव कैक्टस को अंडर कंट्रोल कैसे लाया गया, जब वहाँ पे कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसका कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर कौन था, उसका वो था प्रीडेटर एक मॉथ। और उसके प्रीडेटर को भी कहाँ से उठा के लाया गया, उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के लाया गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी। अब जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होते हैं वो भी इसी तरीके पे अडॉप्ट किए गए हैं कि पेस्ट कंट्रोल किस पे होगा, कि प्रेडेटर उसकी पॉपुलेशन को रेगुलेट कर पाए। मतलब वहाँ पे मान लो ये क्रॉप फील्ड है, यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रही है और इसको नुकसान पहुँचाने के लिए एक पेस्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे, यहाँ पे इसके प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो इसकी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखेगा। दैट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर। पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर, कि प्रीडेटर की एबिलिटी पे डिपेंड है कि वो कैसे रेगुलेट करेगा प्रे के पॉपुलेशन को। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प, इसमें भी हेल्प करता है कि वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी में मेंटेन रहे। बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिटिंग प्रे स्पीशीज। कैसे, कि वहाँ पे जो कंपटीशन की इंटेंसिटी है, जब ये यहाँ पे 5-6 मान लो 5-6 प्रे हैं और ये इनका प्रीडेटर है जिनको खाने आएगा, तो जब 1-2 प्रे को खा जाएगा ये, इसमें से इसने इस प्रे पे अटैक करा, इस पे प्रे पे अटैक करा, तो यहाँ पे कंपटीशन कम हो गया ना, अब बस इनके बीच में कंपटीशन होगा। तो क्या करता है वो, रिड्यूस कर देता है इंटेंसिटी कंपटीशन की अमंग द कॉम्पिटिटिंग प्रे स्पीशीज। एंड द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट ऑफ द स्टार। अब दूसरे की बात करें, एक जो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, दैट इज स्टारफिश पायस्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर, एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट जब सारी स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया एनक्लोज इंटरटाइडल एरिया, तो वहाँ पे मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब जब इस प्रीडेटर को ही हटा दिया तो वहाँ से 10 स्पीशीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई विद इन ईयर। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या बढ़ गया, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बढ़ गया। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि प्रीडेटर वहाँ पे क्या कर रहा है, एनर्जी कंडक्ट कर रहा है, प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रख रहा है, और तीसरा कि उसके बीच में जो कॉम्पिटिशन है उसको भी वो कम करता है। जब वहाँ से उस प्रीडेटर को हटा दिया, दैट इज स्टारफिश पायस्टर, तो वहाँ पे 10 स्पीशीज़ क्या हुई, वहाँ पे 10 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए विद इन अ ईयर। इफ़ अ प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड स्प्रे, अगर प्रीडेटर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा निपुण है, तो वो ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, उसको ओवर ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा करेगा अपने प्रे का, तो प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। तो प्रे क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, फॉलोइंगली वो प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम तक तो वो उसे खूब खा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसका प्रे ही नहीं बचेगा, वो किसको खाएगा, अल्टीमेटली वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। If a predator is too efficient and overexploited prey, then the prey might become extinct and following it. The predator will also become extinct for lack of food. Predator भी extinct हो जाएगा खाने की कमी से. This is the reason why the predator in the nature are prudent. इसलिए वो क्या है, नेचर में prudent है. तो अभी तक हमने इसमें देखा कि प्रीडेटर का क्या क्या काम था। प्रीडेटर सिर्फ एनर्जी ही कंडक्ट नहीं करता, वो क्या करता है, वहाँ पे प्रे के स्पीशीज़ को भी अंडर कंट्रोल रखता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करता है, और इसी कॉन्सेप्ट पे क्या बनाई गई है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है उनको भी इसी बेसिस पे अडॉप्ट किया गया है कि हम ऐसे जगह पे वो प्रेडेटर रखें जो उस प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखे, और वो क्या करते हैं, प्रे में आपस में जो प्रे हैं उनके बीच का कंपटीशन भी कम करते हैं। तो इसलिए ये, और अगर प्रे ज़्यादा, जो प्रेडेटर होगा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, अपने काम में बहुत ज़्यादा निपुण होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉइट कर देगा अपने प्रे को, और क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए वो नेचर में कैसे हैं, प्रूडेंट है। प्रूडेंट का मतलब होता है कि एक सेंसिबल और एकदम समझदारी से किसी चीज़ को जजमेंट करते हुए तब डिसीजन लेना, तो वो क्या है, प्रूडेंट है, मतलब बहुत समझदार है, आगे का सोच के कि ध्यान रखते हुए अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, तब किसी भी चीज़ को जज करके तब वो अपना डिसीजन लेता है, दैट इज़ प्रूडेंट। तो प्रीडेटर्स क्या है, नेचर में प्रूडेंट है। प्रे स्पीशीज हैविंग इवॉल्व वेरियस डिफेंस लेस देन इम्पैक्ट ऑफ द प्रिडेशन। अब जो प्रे स्पीशीज उसने भी बहुत सारे चीज़ें अडेप्ट की हैं कि प्रिडेशन को वो बचा पाए, प्रिडेशन से वो बच पाए। कुछ स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स की और फ्रॉक्स की, वो क्रिप्टिकली कैसे हैं, कलर्ड, मतलब वो कैमोफ्लेज करना जानते हैं।
आर क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर। क्या है, अपना रंग चेंज कर लेते हैं, प्रेडेटर को देखते कैमोफ्लेज कर लेता है। सम आर द पॉइजनस, कुछ पॉइजनस हैं इसलिए उनको प्रेडेटर ही अवॉइड करता है खाने से। जैसे कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो हाईली डिसटेस्टफुल है उसके अपने प्रेडेटर के लिए, और उसकी प्रेडेटर क्या है, बर्ड। मोनार्क बटरफ्लाई की प्रेडेटर है बर्ड। बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल, ये यहाँ से PYQ पूछा गया कि मोनार्क बटरफ्लाई इतनी डिसटेस्टफुल क्यों होती है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में, और वो कब आता है, जब बटरफ्लाई एक्वायर करती है उस केमिकल को अपने कैटरपिलर स्टेज में, जब वो फीड करती है एक पॉइजनस वीड पे। तो ये क्या है, नेचर में उन्होंने सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ें अडेप्ट करी हैं। अब दूसरा एग्जांपल है फॉर प्लांट, जो हर्बीवोर्स हैं आर द प्रीडेटर्स। वो प्लांट्स के लिए हर्बीवोर्स क्या है, प्रीडेटर्स हैं। नियरली 25%, और कह रहे हैं जितने भी 25 लगभग 25% इंसेक्ट्स जिनको हम जानते हैं वो क्या है, फाइटोफेगस है। मतलब जो प्लांट के सैप पे और दूसरे प्लांट के दूसरे पार्ट्स को फीड करते हैं। तो इन्होंने यहाँ से फाइटोफेगस का मतलब भी समझा दिया। फाइटोफेगस आर दोज हु फीड ऑन अ प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सर्व फॉर द प्लांट बिकॉज, जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली सर्व करती है प्लांट के लिए। क्यों, जैसे कि अनलाइक एनिमल की तरह वो मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर। अब पेड़ तो यहाँ पे आराम से खड़ा हुआ है, अब उसका प्रीडेटर आ रहा है तो वो भाग नहीं पाएगा ना, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो ये उनके पास कमी है। प्लांट देयरफॉर क्या इवॉल्व करते हैं, अलग अलग तरीके, एस्टॉनिशिंग वैराइटीज़ ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अपनी मॉर्फोलॉजी कैसे वो दिख रहा है उसमें चेंज करेंगे, केमिकल डिफेंस लाएंगे अगेंस्ट हर्बीवोर। जैसे कि थॉर्न्स, अब इनमें कांटे उगा दो, ऐसे ये इनके कांटे हो गए मान लो, वो अच्छे से बनाता है डिफरेंट तरीके से कांटे, ये इनके कांटे हैं, स्पाइक्स हैं, ऐसे स्पाइक्स निकले हुए इनके। तो अब हर्बीवर को खाने थोड़ना है जब इतने सारे कांटे होंगे। तो थॉर्न्स जैसे कि किस में मिलते हैं, अकेशिया, कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ द डिफेंस। तो मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस क्या होगा यहाँ पे, थॉर्न्स। मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक देम हर्बीवोर सिक। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो स्टोर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं केमिकल, अगर हर्बीवोर उन्हें खाए तो वो बीमार हो जाएगा। When they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction और even kill it। क्या हो जाएगा, उनकी फीडिंग हैबिटेट, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, कई बार वो मर भी जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन वीट, तुमने देखा होगा कौन सा वीट, कैलेट्रोपिस का वीट, जो ग्रो करता है अबेंडेंट फील्ड्स में। तो जो प्लांट प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनिक कार्डिक ग्लाइकोसाइड, एंड दैट इज़ वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट। तो इसमें क्या होता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए हमने देखा है कभी भी कोई भी कैटल या गोट उस चीज़ पे उस पर ब्राउज नहीं करती है उस प्लांट पे। Highly poisonous calotropis growing in abundant fields, the plant produces poisonous cardiac glycoside. That is why you never see any cattle or goat browsing on this plant. A wide variety of chemical substance that we extract from the plant on a commercial scale, जैसे कि nicotine, caffeine, curin, strychnine and the opium are produced by them actually as a defense against the greaser and the browsers। यहाँ से ये PYQ है, पूछा गया है कि ये जितनी भी चीज़ें रिलीज़ होती हैं क्या नेचर इनको ऐसी प्रोड्यूस करता है, ये किस चीज़ के लिए प्रोड्यूस होती है, कि इनके डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है कि ये सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से, निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, ओपियम, ये तो हमें याद रहते हैं, लेकिन याद रखने वाले क्या है, स्ट्राइचिन। तो ये भी क्या है, एक केमिकल है जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो हमने पहला इंट्रैक्शन जो पढ़ा है वो है हमारा यहाँ पे प्रिडेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे कंपटीशन वाला। तो अगर इसको पढ़ लेना, डाउट आए तो बता देना, मैं क्लियर कर दूँगी। वैसे इतना कुछ लगता नहीं है मुझे कि इसमें डाउट आएगा, मैंने हर एक लाइन क्लियर करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको पढ़ लेना। थैंक यू, बाय बाय।